नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हाउ टू डू बाय सैदे में स्वागत है। जो आज का जो टॉपिक है, हाउ वी कैन अप्लाई इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल फ्रॉम द यूके। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा, व्हेन वी कैन अप्लाई पासपोर्ट रिन्यूअल। जब आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 12 मंथ से कम हो तो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है, क्या क्या आपको करना है पासपोर्ट रिन्यूअल से पहले। तो चलो, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने दो यूआरएल लिए हुए हैं, अप्लाई पासपोर्ट एंड जो सेकंड जो यूआरएल है, बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट यूआरएल को मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। जो फर्स्ट यूआरएल जो मैंने ओपन किया उससे वेबसाइट ओपन हो गई, पासपोर्ट सेवा एंड इंडियन एम्बेसी एंड कंसल्टेंस। तो आप यहाँ पे बिफोर यू अप्लाई से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो क्या करना है। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। जो हमारा राइट हैंड साइड में रजिस्टर लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद हमें लॉगिन करना है और एक फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो चलो हम रजिस्टर वाला पेज देखते हैं, उस पर क्या है। ड्यू टू सम यूट्यूब पॉलिसी मैं आपको फॉर्म फिल करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम अपना पर्सनल डाटा एक्सपोज नहीं कर सकते। इन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैंने वो फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ था। तो मैं इसमें ये फॉर्म फिल करके नहीं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस कॉलम में क्या आएगा। तो सबसे पहले एम्बेसी। एम्बेसी में जैसे ही आप यूनाइटेड किंगडम पे जाओगे, आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, बर्मिंघम, एडिनबर्ग एंड लंदन। अगर आप बर्मिंघम वाले एरिया में जा रहे हो तो आपको बर्मिंघम सेलेक्ट करना है। अगर एडिनबरा स्कॉटलैंड में जा रहे हो, ग्लासगो और एडिनबर्ग किसी भी सेंटर पे जा रहे हो तो आपको एडिनबर्ग सेलेक्ट करना है। अगर लंदन के किसी भी सेंटर पे जा रहे हो तो आपको लंदन सेलेक्ट करना है। आप वाइस वर्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे अगर आप ऐसा करते हो तो। चलो मैं सेलेक्ट करता हूँ एडिनबर्ग। तो उसके बाद गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम आएगा, आपका सर नेम में आपका लास्ट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपका यहाँ पे, उसके बाद ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें पूछ रहा है कि आपको अपनी लॉगिन आईडी सेम रखनी है क्या जो आपकी ईमेल आईडी है। तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। जैसे ही आप नो करोगे आपसे यूज़र आईडी मांगेगा। तो आप डिफरेंट यूज़र आईडी भी रख सकते हो। अगर आपको सेम रखनी है जो आपकी ईमेल आईडी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद ये पासवर्ड की हिंट पूछते हैं, तो आप पासवर्ड की हिंट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे हिंट का आंसर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो करेक्टर है वो यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक यूज़र नेम पासवर्ड है, उससे लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो आएगी। इस विंडो में आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इस वाले लिंक पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। और इस विंडो में क्या है, इस विंडो में अप्लाई फॉर सबसे पहले पूछ रहा है अप्लाई फॉर कि हमें किसके लिए अप्लाई करना है, हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है या री इशू। तो इसमें हमें री इशू सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पासपोर्ट री इशू कर रहे हैं। उसके बाद ये री इशू रीजन पूछ रहा है, तो हमें वैलिडिटी वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करना है, वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर। तो ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हमें तत्काल के लिए अप्लाई करना है या नॉर्मल के लिए अप्लाई करना है। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप तत्काल अप्लाई करना चाहते हो या नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन तत्काल में क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अप्लाई होता है। स्कॉटलैंड में ना तो एडिनबर्ग में और ना ही ग्लासगो में आप तत्काल अप्लाई कर सकते हो। बर्मिंघम में आप अप्लाई कर सकते हो, लंदन में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्कॉटलैंड में आप तत्काल का अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ बुकलेट, पासपोर्ट बुकलेट। तो आपको 36 पेज का चाहिए या 60 पेज का चाहिए। आमतौर पे 36 पेज बहुत होते हैं, जो क्योंकि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 10 साल की होती है, और 10 साल में 36 पेज बहुत होते हैं। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए 60 पेज चाहिए, क्योंकि उनकी जो बुकलेट होती है वो पेज जो है भर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या है 60 पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 36 पेज बहुत होते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। और इसमें 36 और 60 में पेमेंट का डिफरेंस होगा, यानी कि जो पासपोर्ट की फ़ीस होगी वो अलग अलग होती है, इसलिए 36 पेज इनफ है। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये नेक्स्ट पेज जैसे आप देखते हो, इस नेक्स्ट पेज में मेरे पास क्या है, सबसे पहले गिवन नेम। तो इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, इसमें आपको अपना लास्ट नेम डालना है। अगर किसी का नेम 3 पीस में है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम,
तो फर्स्ट वाले कॉलम में फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम डालेंगे और सरनेम वाले कॉलम में हम अपना लास्ट नेम डालेंगे। तो उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर बीन नोन अनदर नेम, आप किसी दूसरे नेम से जाने जाते हो तो वो सिलेक्ट करना, अगर जाने जाते हो तो येस, अदरवाइज नो। अगर आप येस करते हो तो आपसे ये दूसरी डिटेल भी मांगेगा कि हाँ कि आपका एलाइस नेम क्या था, वो क्या था, सारी डिटेल्स मांगता है। फिर ये जनरली कोई किसी दूसरे नेम से नहीं जाने जाते तो इस ऑप्शन को हम नो ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, अगर चेंज किया तो येस, तो फिर ही आपसे सेम डिटेल मांगेगा कि हाँ किस नेम से जाने जाते थे, क्या था, बला बला बला। जनरली इसको भी हम क्या करते हैं, नो ही करते हैं। उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है आपको। ये जो डिटेल्स है प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको डिट्टो वही डालनी है जो आपके करंट पासपोर्ट में है। उसके बाद इज योर बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो येस सेलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करोगे। अगर ये आप येस सेलेक्ट करते हो तो यही है आपका एड्रेस पूछेगा किस कंट्री में है, कहाँ पे नहीं है। अगर नो सेलेक्ट करते हो फिर आपसे स्टेट पूछता है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट पूछता है आपके प्लेस ऑफ बर्थ के। उसके बाद मैरिज स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करना है, वरना सिंगल सेलेक्ट करना है। उसके बाद वोटर आईडी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप, प्राइवेट है, स्टूडेंट है, क्या है वो यहाँ पे डालना है, मतलब सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भी ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। इसमें ग्रेजुएट एंड अबोव डालते हैं जनरल में, मैक्सिमम सारे मतलब ग्रेजुएट ही होते हैं, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो। उसके बाद आता है इज आइदर यूर पेरेंट, अगर आप माइनर का अप्लाई कर रहे हो उस केस में, और अगर आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या फिर आपका पति गवर्नमेंट सर्वेंट है तब इसको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद एनसीआर कैटेगरी, इन्होंने कुछ एक कैटेगरी दी है जो इसके बाद ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंडर में आते हो या नहीं आते हो। अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर में आते हो तो आपको सेलेक्ट करना है येस। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो है, ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द मैट्रिकुलर एंड अबोव, जो 10वीं पास और अबोव हैं उनको यस सेलेक्ट करना है। बाकी बहुत सारी कैटेगरी आप रीड आउट कर सकते हो, अगर आप इन कैटेगरी के अंडर में आते हो तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको यस सेलेक्ट करता हूँ। विजुअल मार्क, इसमें क्या करना है आपको, आपका निशान डालना है, मतलब आपकी बॉडी पे, आपके बॉडी पे कोई भी निशान है विजुअल मार्क जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, वो डालना है इसमें। आधार नंबर, आधार नंबर में थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। क्या ट्रिक दे रखी है कि अगर आप आधार नंबर डालते हो, वैसे तो इन्होंने आधार नंबर ऑप्शनल दे रखा है, लेकिन अगर आप डालते हो तो आपसे ये कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आपके जो आपका आधार डेटा है उसको ये वेरीफाई करेंगे आपके इस फॉर्म से। जैसे आधार डेटा में क्या आएगा, आपका आधार नंबर से ये नेम निकाल सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट वाला डेटा निकाल सकते हैं, और उसको इस फॉर्म के साथ ऑथेंटिकेट करेंगे। और उसके लिए यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि आप एग्री हो कि आप अपना आधार वाला डेटा यूज़ करने दोगे। अगर आपने आधार नंबर डाल दिया तो आपको एग्री होना ही पड़ेगा, इसमें यस पे ही क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये इसको मैंडेटरी फील्ड दिखा देगा अगर आपने आधार नंबर डाला हुआ है। अगर आप आधार नंबर मतलब इसको यस नहीं करना चाहते तो आप आधार नंबर मत डालो, इसको नो पे क्लिक कर दो। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमें क्या डालना है, फैमिली डिटेल डालनी है। फैमिली डिटेल वाला नेक्स्ट पेज है। तो इसमें फादर गिवन नेम, फादर सर नेम, फादर का यानी कि फर्स्ट नेम, देन फादर का लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम। तो इसमें लीगल गार्डन, लीगल गार्डन ये उनके लिए होता है जो अडॉप्ट किए हुए होते हैं, मतलब जिनका कोई लीगल गार्डन, जिनके पेरेंट नहीं होते उनके लिए लीगल गार्डन के लिए होते हैं। ठीक है, कि कौन लीगल गार्डन है। अगर आपने प्रीवियस पेज पे मैरिड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना स्पाउस का नेम, आपकी पत्नी का नेम डालना है, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया हमें एक अलर्ट दे रहा है कि आपका अपने इंडियन एड्रेस पे होना, आपका प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है। तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये डिटेल्स मांग रहा है, आपका हाउस नंबर, आपका विलेज, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट। तो इस फॉर्म को फिल करने पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके पासपोर्ट में, करंट पासपोर्ट में डिटेल है आपको सेम वही फिल करनी है जो आपका पासपोर्ट वाला करंट एड्रेस है। अगर आपके एड्रेस में कुछ भी चेंज है तो आपको एड्रेस का
प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस का प्रूफ। जैसे कहीं क्या होते हैं, जैसे मेरा करंट पासपोर्ट में अगर इंडिया का एड्रेस है, मेरे को इंडिया का एड्रेस छोड़ के यूके का एड्रेस डलवाना है, तो मेरे को यहाँ के एड्रेस का प्रूफ देना होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी फिर वहीं पे होगी, तो उसकी भी डिटेल मेरे को देनी होगी। तो ये सारा का सारा इस पे नोट पे आप रीड आउट कर सकते हो। तो एक चीज़ का ही ध्यान रखना इस फॉर्म पे कि आपका एड्रेस डिट्टो सेम होना चाहिए जो आपके करंट पासपोर्ट पे हैं। तो इसमें क्या हाउस नंबर वगैरह, इसमें विलेज डाल सकते हो, आपका विलेज क्या है, स्टेट डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, टेलीफोन नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद पुलिस स्टेशन। यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन चेक कर सकते हो इस पे क्लिक करके, नो यूर पुलिस स्टेशन। जिनको नहीं पता, जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और उस नई विंडो में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये देखो स्टेट, आपका स्टेट क्या है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब अपना पुलिस स्टेशन पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस केस में मेरे को गो पे क्लिक करना पड़ेगा। गो पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशन हैं, जो सा आपका पुलिस स्टेशन है वो आप प्रीवियस पेज पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, अदर एड्रेस डिटेल्स। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया का एड्रेस डालते हो, तो अदर डिटेल्स अगर आउट ऑफ इंडिया है, इज़ योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो इसको यस सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, यूके वाली डिटेल्स डाल सकते हो। तो इस फर्स्ट वाले में आपको इंडिया वाली डिटेल डालनी है, और सेकंड वाले में आपको यूके वाली डिटेल डालनी है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मेरे से पूछ रहा है जो आपके करंट पासपोर्ट पे एड्रेस है वो आपका डिट्टो सेम है। अगर डिट्टो सेम नहीं है तो आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। चलो हम क्लिक कर देते हैं नो चेंज वाले पे। तो ये नेक्स्ट वाला अब जो पेज आया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इस पे हमें वही है, इमरजेंसी में अगर किसी से कॉन्टैक्ट करना हो वो डिटेल डालनी है। इसमें नेम डालना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना है, इसमें ईमेल एड्रेस। वैसे ये दोनों फील्ड मैंडेटरी नहीं है पर फिर भी डाल सकते हो आप। तो चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे से पूछ रहा है प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल। तो इसमें अगर आप देख सकते हो दो सेक्शन है, एक ये फर्स्ट वाला सेक्शन है और एक ये सेकंड वाला सेक्शन है। जो हमें जो फिल करना है वो फर्स्ट वाला सेक्शन फिल करना है, डायरेक्ट ब्लू कवर बुकलेट। जो हमारे जो पासपोर्ट होते हैं वो डायरेक्ट ब्लू कवर वाले होते हैं, तो हमें सिर्फ ये सेक्शन फिल करना है। इसमें क्या फिल करना है, पासपोर्ट नंबर फिल करना है, प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू है वो आपके पासपोर्ट में दिया गया है, आपको अपने पासपोर्ट में देख के फिल करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू फिल करनी है पासपोर्ट में देख के, डेट ऑफ एक्सपायर फिल करनी है अपने पासपोर्ट में देख के। तो यहाँ पे फाइल नंबर क्या होता है, आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे वो फाइल नंबर होता है, तो आपने अपने पासपोर्ट में देख के वो फाइल नंबर डालना है। तो जो ये सेक्शन है ये उनके लिए होता है जो डिप्लोमेट होते हैं, तो उनका जो पासपोर्ट होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता, उनका वो मरून और ग्रे कलर का होता है। तो ये डिटेल उनको डालनी है, ये हमें नहीं डालनी है, नॉर्मल पब्लिक को नहीं डालनी है। तो इसको हम डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देते हैं। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू। तो इस सेक्शन में अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया और किसी रीजन से इशू नहीं हुआ है तो अब आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसमें भी आपको नो ही सिलेक्ट करना है। तो चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मेरे से अदर डिटेल मांग रहा है। अदर डिटेल में ये पूछता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, कुछ आपने ऐसा गलत तो नहीं किया है। मोस्टली इन सब में जैसे कि यहाँ देख सकते हो क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो मोस्टली सब में क्या होता है, नो नो होता है। इन सब में आपको क्या सिलेक्ट करना है, नो सेलेक्ट करना है। और नो सेलेक्ट करने के बाद चलो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या है। तो नेक्स्ट सेक्शन में इसने दिखाया पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स। इसका मतलब है जो पासपोर्ट आपका प्रिंट होके आएगा वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा डिट्टो जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, आपका सर नेम यहाँ आएगा, आपका फर्स्ट नेम यहाँ आएगा। तो ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं इन सबको ब्लर कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल डेटा आपको नहीं दिखा सकता ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है डिट्टो सेम होना चाहिए जो आपका करंट पासपोर्ट के अंदर है। आपका नेम भी सेम होना चाहिए जो आपके करंट पासपोर्ट के अंदर है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज है तो आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। तो खासकर आपका एड्रेस आपका डिट्टो सेम होना चाहिए जो आपका प्रीवियस पासपोर्ट में है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा माइनर सा चेंज कर देते हैं, लेकिन
गलती से कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो भी चेंज हुआ तो आपका ये फॉर्म जो है बोलेंगे कि दोबारा फिल करके लेके आओ, नेक्स्ट डे लेके आओ या अपॉइंटमेंट दोबारा लो। तो ये बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। तो आपके किसी भी डिटेल में चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ये अपने करंट पासपोर्ट के साथ मैच करनी है। चलो चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके ये पूछ रहे हैं कि यू आर ओके, आपका डेटा सब सही है। चलो हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये इसने एक एप्लीकेशन फॉर्म समरी दिया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म समरी में आपकी सारी डिटेल है जो आपने एंटर की थी। इसको आपको दोबारा चेक करना है कि जो आपने अपनी डिटेल एंटर की है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं करेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको एडिट करके ठीक कर सकते हो। यहाँ तक आप ठीक कर सकते हो। तब आपको ये फॉर्म का एंड है जो समरी फॉर्म था, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्लेस डालना है और प्लेस डाल के सबमिट करना है। चलो इसको हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप वापस नहीं जा सकते। तो अगर आपको कुछ भी करना है, एडिट करना है, तो बैक पे क्लिक करोगे और बैक पे क्लिक करके आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। अगर एक बार आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो आप बैक नहीं जा सकते। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि आपकी ऑल डिटेल्स करेक्ट हैं क्या। तो यस, मैं अब यस पे क्लिक करता हूँ, मेरी ऑल डिटेल्स करेक्ट है। तो मेरा ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के बाद इसने मेरे को क्या दिया, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया है जिसकी मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करने में नीड पड़ेगी। तो चलो चल के अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। दिखाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, जो सेकंड वाला यूआरएल है वो है बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। तो चलो इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यूआरएल ओपन किया, हाई कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो पेज है वो ओपन हो गया। ठीक है, और इस पर मैं कहाँ क्लिक करूँगा, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास है सिलेक्ट सर्विस। मेरे को सर्विस क्या सिलेक्ट करनी है, इसमें से मेरे को सिलेक्ट करना है पासपोर्ट नॉर्मल एंड ईसी, ये वाली सर्विस सिलेक्ट करनी है। अगर आपका तत्काल है, तत्काल के केस में आप ये पासपोर्ट तत्काल एडिशनल चार्जेस 107, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप तत्काल अप्लाई कर सकते हो तो उसकी फ़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो तत्काल के केस में आप ये सिलेक्ट करोगे। अदर नॉर्मल पासपोर्ट अगर रिन्यू करना है उसके केस में आप ये सिलेक्ट करोगे। तो मैं नॉर्मल वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो आपसे लोकेशन पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट वाले पेज पे लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे बर्मिंघम में आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे जा सकते हो। मैनचेस्टर जा सकते हो, लेस्टर जा सकते हो, बेडफोर्ड जा सकते हो, बर्मिंघम में ही जा सकते हो डायरेक्ट। तो ये सिलेक्ट करना है अगर आप बर्मिंघम के किसी भी सेंटर में जा रहे हो। अगर आप स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग और ग्लासगो जा रहे हो तो इन दोनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। लंदन के केस में बाकी ये चारों सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको ग्लासगो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जितनी आपको रेड में दिखते हैं, रेड में या तो अपॉइंटमेंट नहीं है, उस दिन छुट्टी है, या फिर वो बुक हो चुकी हैं। और ग्रे में तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट मंथ की चेक करता हूँ। नवंबर में ये 27, 28, 29 और 30 की अपॉइंटमेंट दिखा रहा है। अगर मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्यूसडे 28 नवंबर, तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा ये मेरे को डेट एंड टाइम दिखाएगा। ये देखो, ये मेरे को क्या दिखा रहा है, डेट एंड टाइम, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल टाइम। तो इसने क्या दिखा दिया, 9:30 से 9:45 वाली ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। ओनली अवेलेबल वन स्लॉट अवेलेबल है किसमें, 9:45 से 10 वाली में। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अपॉइंटमेंट टाइम। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा अपॉइंटमेंट टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो अपॉइंटमेंट टाइम ऑटोमेटिक आएगा, मेरे को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेम डालना है जो आपके पासपोर्ट में है यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो कि आपका प्रीवियस पेज पे फॉर्म सबमिट में आया था, यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डाल के सिलेक्ट करके अगर कोई दूसरी अपॉइंटमेंट है, ये अगर आप एक साथ मोर देन वन पर्सन का पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हो तो जस्ट यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे उस दूसरे पर्सन की डिटेल डाल देनी है। ठीक है, अगर नहीं, अगर सिंगल ही रिन्यू कर रहे हैं तो
अनटिक करो, यहाँ पे कैप्चा डालो, ये जो वेरिफिकेशन कोड है, और उसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की नीड होती है। तो चलो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन पे। डॉक्यूमेंट सेक्शन में अडल्ट के पासपोर्ट रिन्यूअल के केस में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट फॉर चेंज फॉर अपीयरेंस। हमें एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हमारी लुक और फील में कैसा चेंज हो चुका है 10 साल में। तो ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट है चेंज फॉर अपीयरेंस, सिंपल डॉक्यूमेंट है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्टेड करने हैं, किसी नोटरी से टेस्टेड कराने की नीड नहीं है। और इन सब डॉक्यूमेंट का मैं लिंक गूगल ड्राइव पे अपलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट एनेक्सर ई। दूसरा डॉक्यूमेंट है एनेक्सर ई। चलो हम देखते हैं कैसा दिखता है। ये डॉक्यूमेंट है एनेक्सर ई, सिंपल डॉक्यूमेंट है, इसको भी सिंपल फिल करना है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एनेक्सर एफ। ये डॉक्यूमेंट उनके लिए नीड है जिनका पासपोर्ट या तो लॉस्ट हो गया हो या स्टोलन हो गया हो। ये हर एक बंदे को देने की नीड नहीं है। चलो देखते हैं कैसा दिखता है एनेक्सर एफ। एनेक्सर एफ ऐसा दिखता है। चलो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है चेंज ऑफ साइन। चलो देखते हैं चेंज ऑफ साइन डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। ये डॉक्यूमेंट है चेंज ऑफ साइन। एक्चुअल चेंज ऑफ साइन अगर आपके साइन में चेंज है या नहीं है तब भी आपको देना पड़ेगा। मैंने उनको बोला था कि मेरे साइन में कुछ भी चेंज नहीं है, ज़रा माइनर से भी चेंज नहीं है, तब भी उन्होंने बोला नहीं आपको डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो ये मत समझना कि मेरे साइन में चेंज नहीं है मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, चेंज ऑफ साइन आपको देना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक डिटेल फॉर्म है। ये वैसे इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब ये इस डॉक्यूमेंट को नहीं लेते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है इन केस आप लेके जाना चाहो तो। बट ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट मोस्ट प्रोबेबली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए था, तो अब ये इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अदर देन दिस हमें किन किन डॉक्यूमेंट जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उनकी किन किन की नीड पड़ती है। एक आपका बीआरपी कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी, पासपोर्ट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ये जो पासपोर्ट आप रिन्यूअल के लिए दोगे उसको अपने पास रख लेंगे। जो नया पासपोर्ट आएगा आपका करंट पासपोर्ट उस पासपोर्ट के साथ डिस्पैच करेंगे, यानी कि दोनों पासपोर्ट आपके एक साथ आपको डिस्पैच करेंगे, बाय पोस्ट आएगा। तो एड्रेस प्रूफ, हाँ एक ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। और इन केस ऑफ आप अपनी वाइफ अपने स्पाउस का नाम पासपोर्ट में ऐड कराना चाहते हो तब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऑलरेडी एडिड है तब मैरिज सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है इन केस ऑफ आप माइनर का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले एफिडेविट फॉर चेंज फॉर अपीयरेंस। माइनर के केस में ये एफिडेविट दूसरा देना पड़ता है, जो अडल्ट के लिए है वो दूसरा है जो ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। चलो मैं माइनर का एफिडेविट दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। ये माइनर के केस में एफिडेविट है जो पेरेंट को साइन करके देना पड़ता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है। माइनर के केस में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एनेक्सर डी। एनेक्सर डी भी हमें एनेक्सर एफ के साथ देना पड़ता है माइनर के केस में। चलो देखते हैं ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। ये हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट है एनेक्सर ई, और इसमें सारी डिटेल डाल के उसके बाद हमें ये डॉक्यूमेंट जो है मदर और फादर बोथ पेरेंट को साइन करना होता है। यहाँ फादर के साइन होंगे, यहाँ मदर के साइन होंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है। एनेक्सर सी, ये ओनली अगर सिंगल पेरेंट है कोई, ये सिर्फ उनके लिए है जो सिंगल पेरेंट है, ये एनेक्सर सी। तो चलो देखते हैं अदर डॉक्यूमेंट कौन से हैं जिनकी हमें नीड पड़ती है। माइनर के केस में ये मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, और चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमें नीड पड़ती है माइनर के केस में। बात करते हैं साइन की। अब साइन जो आपका मेन पेज होता है उस पे जो यहाँ पे जो साइन होता है फ़ोटो के नीचे, वो अगर आपका चाइल्ड 5 ईयर अबव है वो साइन करना जानता है तो इस सेक्शन में आपको उस बच्चे से साइन कराने हैं।
नेक्स्ट सेक्शन में जो इसी फॉर्म का लास्ट पेज होता है जो ऐसा दिखता है, तो इसमें दोनों पेरेंट के साइन होंगे, दोनों पेरेंट के साइन होंगे। तो एक ये वेबसाइट है जहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं। मैं इसको ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप भी चेक कर सको, और ये लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वेबसाइट है जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया की है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। पासपोर्ट रिन्यूअल, इमरजेंसी, यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट रिन्यूअल इन केस ऑफ माइनर, इन्होंने एनेक्सर डी लिखा हुआ है, एनेक्सर सी इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट। तो यहाँ से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो अब चलते हैं फ़ी डिटेल सेक्शन पे। फ़ी डिटेल मैं दिखाता हूँ आपको, इसका भी URL है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप हर एक प्रकार की फ़ीस देख सकते हो। मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था, मेरे 74 पाउंड के आसपास लगे थे माइनर का जो पासपोर्ट था। जब मैंने अपना अप्लाई किया था मेरे 84 पाउंड लगे थे। चलो नेक्स्ट सेक्शन में यही तत्काल की फ़ीस है। चलो अब तत्काल पासपोर्ट, जो काफ़ी का क्वेश्चन होता है कि तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हाँ, तत्काल पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर सेंटर पे ही अप्लाई कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड के अंदर तत्काल का कोई सेंटर नहीं है, ना तो एडिनबर्ग में और ना स्कॉटलैंड में आप तत्काल की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। आपको या तो लंदन जाना पड़ेगा या आपको बर्मिंघम जाना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। एक्चुअली पुलिस वेरिफिकेशन में आपने जो अपना लोकल नंबर दिया होगा, या तो आपके पुलिस स्टेशन वाले उस नंबर पे फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके बोलेंगे कि पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है, 2 पर्सन को बुलाएंगे पुलिस थाने में। अदरवाइज़ ये टोटली डिपेंड करता है पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन। अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, वो खुद घर आएंगे और घर आके वेरिफिकेशन करके जाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। तो मोस्ट प्रोबली आपको एक्टिव नंबर देना है जो आपने अपने लोकल का दिया होगा, ताकि वो कॉल करें तो वो नंबर एक्टिव रहे। अदरवाइज़ वो आपके घर आएंगे और घर आके पुलिस वेरिफिकेशन करके जाएंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन है फ़ोटो, जो पासपोर्ट के लिए 2x2 ये जो फ़ोटो होता है, अगर इस सेक्शन में देखते हो 2x2 का फ़ोटो होता है, ठीक है। अगर इस फ़ोटो की बात करें तो ये फ़ोटो आप कहाँ से ले सकते हो, टेस्को, आस्टा। आप इनमें जो होते हैं ऑटोमेटिक फ़ोटो बूथ होते हैं, इनमें कोई आदमी नहीं होता। आप जाओगे सीधा, आप इंडियन पासपोर्ट सेलेक्ट करोगे, पेमेंट करोगे और आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। जैसे आप उसमें बैठोगे, जाके बैठने के बाद वो फ़ोटो क्लिक करेगा तो उसमें ऑप्शन आता है कि आर यू ओके विद दिस फ़ोटो। अगर आपको लगता है कि नहीं फ़ोटो में अच्छा नहीं है तो रीटेक ले सकते हो। तो मैक्सिमम आप 10 रीटेक ले सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, अगर जो 10th फ़ोटो होगा वो ऑटोमेटिक प्रिंट होकर जाएगा, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा रीटेक लेने का। तो ट्राई करना कि बिटवीन 1 to 7 और 8 तक आप फ़ोटो को फिक्स कर लो। अदरवाइज़ जो 10th में अगर आपको रॉन्ग फ़ोटो भी हुआ वही आपको प्रिंट करना पड़ेगा, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और हाँ, जो ग्लासगो में इनका VFS का ऑफिस है उसके सामने सेंट्रल स्टेशन है, और सेंट्रल स्टेशन में भी एक फ़ोटो बूथ है जहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो। आप सेंट्रल स्टेशन में से भी आप फ़ोटो ले सकते हो। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।